हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक रिजोल्यूशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स पर डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कशन है इस टॉपिक में, एक बार आप समझें। इससे पहले हम कई क्लिप वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड तैयार कर चुके हैं, जिसमें हमने यह सीखा कि वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए अलजेब्रा सफिशिएंट नहीं है। हमें एक ऐसे मैथमेटिकल टूल की रिक्वायरमेंट है जो वेक्टर क्वांटिटीज से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। उस पर्पस को पूरा करने के लिए हमने वेक्टर अलजेब्रा नाम से एक कंसेप्ट डिफाइन किया। हमने अपनी पिछली कई क्लिप में यह सीखा कि कैसे ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ, इन सभी को अप्लाई करके वेक्टर्स के रिजल्टेंट को कैलकुलेट किया जाता है। कैसे किसी वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डायरेक्शंस को इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान दें कि जो डिस्कशन अभी तक हमने किया वो एक ज्योमेट्रिकल डिस्कशन था। उसमें हमने वेक्टर को एक लाइन प्रेजेंटेशन से शो किया और उसमें एरो बना के उसकी डायरेक्शन को दिखाया, और इस तरह से ज्योमेट्री में कई वेक्टर्स को आपस में जोड़ के हेड टेल कंसेप्ट का यूज करके रिजल्टेंट को पता किया। रिजल्टेंट फॉर्मूले की हेल्प से दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का तरीका भी हमने बनाया। अब ध्यान दें, अगर हमको कई वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना हो तो ये क्लियर है कि दो दो वेक्टर्स करके उनका रिजल्टेंट निकालना कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर 10 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने को कहा जाए और आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना चाहें तो 2 वेक्टर्स का पेयर बना बना के अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो यह काफी कम्बरसम होगा। इसमें बहुत कैलकुलेशंस करनी होंगी। हम वेक्टर क्वांटिटीज को इजीली सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म चाहेंगे, हमें रिक्वायर्ड है। हम चाहेंगे कि एक ऐसा मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म बने जिसमें हम कई वेक्टर्स को मैथमेटिकली प्रेजेंट करके इजीली उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर पाए। ध्यान दें, हम उस टूल पर आज डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से वेक्टर अलजेब्रा को हम इजीली समझ पाएंगे। यहां पर कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि मैं ट्रायंगल लॉ के अगेंस्ट कोई बात कह रहा हूं या ट्रायंगल लॉ से हट के कोई बात कह रहा हूं। हम ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसे मैथमेटिकली एनालाइज कर पाए इसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं। हम ट्रायंगल लॉ को ही मैथमेटिकल फॉर्मेट देना चाहते हैं ताकि हमें ज्योमेट्री ना बनानी पड़े और बिना ज्योमेट्री के हम मैथमेटिकली आउटकम निकाल पाए। इस प्रोसेस में सबसे पहले हमें इस 3 डायमेंशनल स्पेस को सभी डायरेक्शंस में डिफाइन करना होगा। एक जनरल केस के रूप में मैं एक सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं, आप इसी पॉइंट से इस टॉपिक की शुरुआत समझें। मान लीजिए इस 3 डायमेंशनल स्पेस को हमने 3 वेक्टर्स बना के एसोसिएट कर लिया। वो 3 वेक्टर्स मैं अपने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर के रूप में डिफाइन कर रहा हूं। आप ध्यान दें, पहले आप सुन लें इस बात को, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म देने के लिए वेक्टर अलजेब्रा को और बहुत सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट एक साथ निकल पाए बिना रिजल्टेंट फॉर्मूला लगाए, ऐसा करने के लिए हम इस स्पेस में 3 डायरेक्शंस को आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। अब ध्यान दें, यहां पर आप अपने वेल नोन प्लेन में एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर को आई कैप के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार वाई एक्सिस के अलोंग आप एक वेक्टर को जे कैप के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, और इन दोनों डायरेक्शंस के हेल्प से आप एक थर्ड जेड एक्सिस के लिए के वेक्टर को यूज कर सकते हैं। एक बात यहां पर आपको ध्यान रखनी होगी कि जो 3 वेक्टर्स का सेट हम तैयार कर रहे हैं ये एक ऑर्थोगोनल ट्रेड बना रहा है। इन तीनों वेक्टर्स में एक पर्टिकुलर रूल का फॉलो होना कंपलसरी है। वो रूल आप ध्यान से समझें कि आपको आई वेक्टर के अलोंग अपनी फिंगर्स रख के अगर जे के अलोंग कर्ल करने को कहा जाए
तो ऐसे केस में आपके थंब से के वेक्टर को प्रेजेंट होना चाहिए, यानी इस पर्टिकुलर पेयर के लिए के वेक्टर का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड होना चाहिए। सो इस कंडीशन में इस पॉइंट पर एक डॉट लगा के मैं के वेक्टर को प्रेजेंट कर रहा हूं। ये के वेक्टर अवे फ्रॉम द बोर्ड है और अब ये तीनों वेक्टर आई जे के हमारे लिए एक ऑर्थोगोनल ट्रेड का रोल प्ले कर रहे हैं। एक बार हम इन आई जे के पर डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हम इसे फर्दर आगे ले जा सकें। यहां ध्यान दें कि जिस प्रकार वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते समय हम किसी वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट में एक एरो शो करके प्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी पर्पस को पूरा करने के लिए और एक मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने 3 स्टैंडर्ड डायरेक्शन को, यहां पर आप ध्यान दें, हम सब ये जानते हैं कि 3 डायरेक्शंस को डिफाइन करके हम इस पूरे स्पेस के किसी भी प्लेस को कवर कर पाएंगे। यही वजह है कि हमने 3 वेक्टर्स से इसे बांधने की कोशिश की है। सो आई जे के रूप में जो 3 वेक्टर्स आप देख पा रहे हैं, आप इन्हें 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में चुने गए ऐसे वेक्टर प्रेजेंटेशन मान सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड यूनिटी है। हम अपने पूरे सिलेबस में इन 3 आई जे के को यूनिट वेक्टर के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। एक बात पर और ध्यान दें, अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम एक सिचुएशन क्रिएट करे और उसमें ये कहे कि हम आई वेक्टर को 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर मान रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और जे वेक्टर को 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर मान रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग और के वेक्टर को 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इनकी वैल्यू, इनका मैग्नीट्यूड 2 भी हो सकता है। सो स्टैंडर्डाइज्ड कुछ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आई जे के अपने नॉर्मल फॉर्म में यूज होते हैं। इन्हें हम यूनिट वेक्टर्स के रूप में जानते हैं, लेकिन इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करके एक अदर प्रॉब्लम भी क्रिएट की जा सकती है। हर स्थिति के लिए तैयार रहें और यही रूल होता है एक साइंस स्टूडेंट के लिए। ध्यान दें, अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को एक्स कैप से प्रेजेंट करना चाहे तो इस केस में भी हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को एक्स कैप, वाई एक्सिस के अलोंग वाई कैप और जेड एक्सिस के अलोंग जेड कैप डिफाइन कर दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आई वेक्टर के नाम से एक ऐसे वेक्टर को यूज किया जा रहा हो जिसका मैग्नीट्यूड 2 हो। हमने अपनी पिछली क्लिप में यह पढ़ा है कि अगर किसी वेक्टर जिसे यूनिट वेक्टर के नाम से जाना जा रहा है उसे किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऐसा करने पर उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक हाइयर मैग्नीट्यूड का वेक्टर जनरेट किया जा सकता है। सो ऐसे में अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एग्जाम एक्स कैप को एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के रूप में आपके सामने रखता है और डिफाइन करता है कि आई एक ऐसा वेक्टर है, इसके ऊपर अब मैं कैप नहीं लगाऊंगा। यहां ध्यान दें कि जब हम किसी वेक्टर के ऊपर कैप प्रेजेंट करते हैं तो कैप प्रेजेंट करके हम उसे यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, यानी कैप लगे हुए वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन में एक यूनिट वेक्टर माना जाता है। सो अब अगर मान लीजिए एक्स कैप को यूनिट वेक्टर डिफाइन करके कोई आई वेक्टर को 2 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बताए तो वहां पर स्टूडेंट कंफ्यूजन में ना आए, क्योंकि लगातार आई जे के को यूनिट वेक्टर मान के किए गए सवालों के कारण फिर माइंड वन साइडेड हो जाता है और फिर वो एक परमानेंट थीम बन जाती है माइंड में कि ये तीनों यूनिट वेक्टर का ही काम कर रहे हैं हमेशा। सो ऐसा नहीं है। अगर एक्स कैप को यूनिट वेक्टर बोल के आई वेक्टर को 2 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बोला जाए तो आप समझ सकते हैं कि आई वेक्टर को जब वेक्टोरियली प्रेजेंट किया जाएगा तो आप इसे एक्स कैप कह के 2 से मल्टीप्लाई करके डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर मैं आई वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग ही एक वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं, लेकिन एक ऐसे वेक्टर के रूप में कंसीडर कर रहा हूं जिसका मैग्नीट्यूड 2 है। सो आई कैप, जे कैप और के कैप ये यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक्स कैप को यूनिट वेक्टर के नाम से डिफाइन किया जाए और आई वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग 2 मैग्नीट्यूड का वेक्टर कहा जाए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आई वेक्टर 2 मल्टीपल ऑफ एक्स कैप बनेगा। सो सभी स्थितियों के लिए आप तैयार रहें, इसीलिए इस तरह की बातें बताना जरूरी होता है। नॉर्मली हम देखें तो
आई कैप, जे कैप, के कैप को यूनिट वेक्टर्स के रूप में यूज किया जाता है। अब वापस यहां पर समझें कि आई कैप, जे कैप, के कैप चूंकि यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको किसी हायर मैग्नीट्यूड का वेक्टर प्रेजेंट करना है तो आप उस स्केलर नंबर से इन्हें मल्टीप्लाई करके उन वेक्टर्स को क्रिएट कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको एक्स एक्सिस के अलोंग एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड एक्स यूनिट हो तो आप उसे एक्स आई कैप प्रेजेंटेशन से शो कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपको y मैग्नीट्यूड का वेक्टर y एक्सिस के अलोंग और z मैग्नीट्यूड का वेक्टर z एक्सिस के अलोंग बनाना हो तो आप उन वेक्टर्स को भी y j कैप और z k कैप से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दें, कैप वेक्टर लगाने से यह कंफर्म हो जाता है कि आप जिस वेक्टर पर डिस्कशन कर रहे हैं वो एक यूनिट वेक्टर है। सो एक्स आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का x टाइम्स है। सो ये रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का मीनिंग एक्सप्लेन करता है। सिमिलरली ये दोनों भी अपना अपना मीनिंग रखते हैं। अब ध्यान दें कि जब हम इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में कितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर बना सकते हैं तो एक आर्बिट्रेरी वेक्टर जो स्पेस में किसी भी पोजीशन पे प्रेजेंट है उसे आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर की हेल्प से लिखा जा सकता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि अब इस स्पेस में बनने वाले किसी भी वेक्टर को आई, जे और के की हेल्प से लिखा जा सकेगा। एक बात यहां पर आप ध्यान दें, किसी प्लेन में बने वेक्टर को डिफाइन करने के लिए उस प्लेन के दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर सफिशिएंट है। स्पेस के किसी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको ऑर्थोगोनल ट्रेड के तीनों वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी और किसी लाइन के अलोंग वेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए उस डायरेक्शन में डिफाइन किया गया यूनिट वेक्टर ही सफिशिएंट है। केवल मैग्नीट्यूड बदल बदल के उस डायरेक्शन के सभी वेक्टर्स प्रेजेंट किए जा सकेंगे। सो एक नॉर्मल केस अब आपके सामने रख रहा हूं, पहले आप ध्यान से देखें। इस केस को सामने रखने से पहले एक बात पर आप और माइंड मेकअप कर लें कि जब हम किसी वेक्टर को प्रेजेंट करते हैं तो उस वेक्टर में यूज होने वाला नंबर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ जुड़ा हुआ यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को प्रेजेंट करने वाला वेक्टर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमें एक ऐसे वेक्टर को प्रेजेंट करना है 3 डायमेंशनल स्पेस में जिसका मैग्नीट्यूड x एक्सिस के अलोंग x, y एक्सिस के अलोंग y और z एक्सिस के अलोंग z हो तो उस वेक्टर को इन तीनों कंपोनेंट की हेल्प से कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। हम इसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर को आर वेक्टर के फॉर्म में डिफाइन करूं तो आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्रेजेंटेशन से दिया जा सकता है। सो इस तरह से इस 3 डायमेंशनल स्पेस के किसी भी वेक्टर को आप आई, जे और के की हेल्प से प्रेजेंट कर पाते हैं। सो जब आप किसी वेक्टर को डिफरेंट वेक्टर्स के सम के रूप में लिख पाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इस वेक्टर का रिजोल्यूशन करने से ये सभी वेक्टर बने हैं। सो रिजोल्यूशन का अर्थ ये बताना है कि किसी वेक्टर को कितने वेक्टर्स के फॉर्म में रिजोल्व किया जा सकता है। एक बात यहां पर ध्यान दें, अगर आप किसी वेक्टर आर वेक्टर को 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 10 के कैप से प्रेजेंट करते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर इस वेक्टर के रिजॉल्व्ड पार्ट हैं। सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का अर्थ यह है कि आप उस वेक्टर को कुछ कंपोनेंट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। जब आप किसी वेक्टर को कई वेक्टर से बनाते तो वो जितने भी कंपोनेंट मिल करके रिजल्टेंट वेक्टर को तैयार करते हैं वे सभी कंपोनेंट उस नेट वेक्टर के रिजॉल्व्ड पार्ट होते हैं। सो इस तरह से एक वेक्टर को कई वेक्टर्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। एक बात आप ध्यान दें, किसी वेक्टर के कितने भी रिजोल्यूशन बनाए जा सकते हैं। यह बात आप पॉलीगॉन लॉ से समझें जिसमें हम हेड टेल प्रिंसिपल का यूज करके लगातार कई वेक्टर्स को एक दूसरे से जोड़ते चले जाते हैं और फाइनल पॉइंट को जब हम इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कराते हैं तो इस वेक्टर को इन सभी वेक्टर्स के रिजल्टेंट के रूप में डिफाइन करते हैं। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं
कि इस वेक्टर के रिजोल्यूशन से ये सभी वेक्टर्स बने। जब आप किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन करते हैं तो रिजोल्यूशन करते समय आप वेक्टर के रिजोल्व्ड पार्ट किसी भी डायरेक्शन में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप आई जे के वेक्टर को यूज करने के बजाय किसी रैंडम डायरेक्शन में किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन बनाएं तो उस कंडीशन में आप एक वेक्टर को कुछ इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आर वेक्टर को x मल्टीपल ऑफ ए कैप प्लस y मल्टीपल ऑफ बी कैप के रूप में प्रेजेंट करूं और इस प्रेजेंटेशन को मैं कुछ इस तरह से ट्रायंगल लॉ की हेल्प से शो करूं, यहां पर इस वेक्टर को आप a यूनिट वेक्टर का x मल्टीपल और इस वेक्टर को b यूनिट वेक्टर का y मल्टीपल समझ सकते हैं। और आप ट्रायंगल लॉ से जानते हैं कि ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। सो आप ये कह सकते हैं कि अगर इस वेक्टर को मैं r वेक्टर कहूं तो r वेक्टर के दो रिजोल्यूशन x a वेक्टर और y b वेक्टर है। यानी किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन करने के लिए i वेक्टर, j वेक्टर और k वेक्टर जिन्हें x, y, z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स के रूप में डिफाइन किया गया है का होना कंपलसरी नहीं है। किसी वेक्टर के रिजोल्यूशन के लिए केवल i, j, k का ही इस्तेमाल किया जाए ये कंपलसरी नहीं है। आप एक वेक्टर को रिजॉल्व करते समय रैंडम डायरेक्शंस का यूज भी कर सकते हैं। सो ये सभी वेक्टर x a वेक्टर और y b वेक्टर, या अगर मैं इस केस में कई और पार्ट भी रिजॉल्व कर दूं तो वो सभी इस रिजल्टेंट वेक्टर के रिजॉल्व्ड पार्ट कहलाएंगे। सो रिजोल्यूशन एक वेक्टर का कई वेक्टर में ब्रेक होना है। यहां पर ध्यान दें, प्रोजेक्शन वर्ड का मीनिंग आई जे के कंपोनेंट में डिवाइड करते समय रिजोल्यूशन जैसा ही आता है, लेकिन जब हम किसी वेक्टर को रैंडम डायरेक्शंस में ब्रेक करते हैं तो प्रोजेक्शन का मीनिंग रिजोल्यूशन से थोड़ा डिफर करता है। यहां पर आप ध्यान दें कि अगर आर वेक्टर का प्रोजेक्शन ए कैप के अलोंग कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए तो आप ध्यान दें कि आर वेक्टर के टर्मिनल से, आर वेक्टर के हेड पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ए वेक्टर के ऊपर तो इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि ओ पोजीशन से ए पोजीशन तक का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का प्रोजेक्टेड कंपोनेंट है ए वेक्टर की डायरेक्शन में। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि आर वेक्टर का रिजोल्यूशन इस डायरेक्शन में एक्स ए वेक्टर के रूप में हुआ है, लेकिन जब आर वेक्टर का प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश की जा रही है तो प्रोजेक्शन का वैल्यू एक्स ए वेक्टर के बराबर नहीं आ रहा है। सो आर वेक्टर का प्रोजेक्शन इस केस में ओ ए के इक्वल आ रहा है और इसे ओ ए के मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर की हेल्प से लिखा जा सकता है। सो प्रोजेक्शन और रिजोल्यूशन दोनों का मीनिंग डिफरेंट आ सकता है उन केसेस में जहां पर आप वेक्टर के कंपोनेंट किसी रैंडम डायरेक्शन में बना रहे हैं। अगर आप एक वेक्टर को कई वेक्टर्स में रिजोल्व करें और उनकी डायरेक्शन रैंडम हो तो प्रोजेक्शन का मीनिंग और रिजोल्यूशन का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। लेकिन यही दूसरी ओर अगर आपने आर वेक्टर के कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग बनाए होते, अगर आप आर वेक्टर को आई कैप और जे कैप की हेल्प से रिजोल्व करते, यानी अगर आप इस आर वेक्टर को एक्स मल्टीपल ऑफ आई कैप और वाई मल्टीपल ऑफ जे कैप के फॉर्म में प्रेजेंट करते तो इस पर्टिकुलर केस में आर वेक्टर का प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली एक्स आई कैप ही होता और आप देख पा रहे हैं कि आर वेक्टर का रिजोल्यूशन भी इस डायरेक्शन में एक्स आई कैप ही है। सो रिजोल्यूशन और प्रोजेक्शन सिमिलराइज हो जाते हैं उन केसेस में जब आप ये कंपोनेंट ऑर्थोगोनल ट्रेड के अकॉर्डिंगली करते हैं। आप अगर कंपोनेंट डिवाइड करते समय, रिजोल्यूशन करते समय आई जे और के डायरेक्शन का यूज करते हैं तो रिजोल्यूशन और प्रोजेक्शन सेम सेंस देते हैं। लेकिन अगर आपका रिजोल्यूशन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है, अगर आपने आई वेक्टर और जे वेक्टर को यूज करने के बजाय रैंडम डायरेक्शन में वेक्टर्स को यूज किया है तो उस केस में रिजोल्यूशन से बने वेक्टर और प्रोजेक्शन से बने वेक्टर डिफरेंट होते हैं। यहां इस एग्जांपल में रिजोल्यूशन वेक्टर एक्स ए वेक्टर है
जबकि प्रोजेक्शन वेक्टर को अगर लिखा जाए तो उसे ओ ए के मैग्नीट्यूड को एक कैप के साथ लिख के प्रेजेंट किया जाएगा। इस एग्जाम्पल में आपका रिजोल्यूशन पार्ट भी एक्स आई वेक्टर ही है इस डायरेक्शन में, और आपका प्रोजेक्शन आर वेक्टर का इस डायरेक्शन में एक्स आई कैप ही है। सो रिजोल्यूशन और प्रोजेक्शन कई कई कंडीशन में सिमिलर होते हैं और बाकी कई कई केसेस में इनमें एक डिफरेंस होता है। एक बात पे और ध्यान दें कि अगर एक्स आई कैप और वाई जे कैप के रिजल्टेंट को आर वेक्टर से प्रेजेंट किया जा रहा है और ऐसे में अगर आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर क्वेश्चन किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए ट्रायंगल लॉ से अगर हम सोचें तो हमें इस लेंथ को कैलकुलेट करना होगा, और हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस लेंथ को इजीली कैलकुलेट किया जा सकेगा। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बेस का लेंथ x हमें मालूम है और परपेंडिकुलर का लेंथ y भी हमें दिया हुआ है। सो ऐसे में पाइथागोरस लगा के इस लेंथ को कैलकुलेट किया जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहा जा सकता है। और ऐसा हम वेक्टर अलजेब्रा के बेसिक फंडामेंटल ट्रायंगल लॉ को यूज करके कह रहे हैं। सो इससे हमें एक बात और पता लग जाती है कि फर्दर प्रॉब्लम्स में भी अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ा तो हम डायरेक्ट इस तरह का पाइथागोरस रिजल्ट यूज कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने को कहा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट पाइथागोरस से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर के अंडर रूट यानी 5 के इक्वल कह सकते हैं। एक बात पे और ध्यान दें कि रिजोल्यूशन के जो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने अभी रखे हैं ये एक प्लेन पर बनाए हुए रिजोल्यूशन के एग्जांपल है। यहां पर ध्यान दें कि बोर्ड में प्लेन के एग्जाम्पल्स को इजीली एक्सप्लेन किया जा पाता है। यही वजह है कि मैंने प्लेनर एग्जाम्पल यहां पर प्रेजेंट किए हैं, लेकिन आप ध्यान देते रहें कि यही परफॉर्मेंस आप 3 डायमेंशन में भी दे सकते हैं। यहां पर ध्यान दें कि अगर किसी वेक्टर को 3D स्पेस में आप 3 वेक्टर्स में रिजोल्व कर दें, और मैं ये भी कंपल्सन नहीं लगा रहा हूं कि आप 3 डायरेक्शंस में रिजोल्व करते समय ऑर्थोगोनल ट्रेड का इस्तेमाल करें, तो आप किसी वेक्टर को 3 डायमेंशंस में कुछ इस तरह से आर्बिट्रेरीली प्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि अगर आप आर वेक्टर के 3 कंपोनेंट ए कैप, बी कैप और सी कैप से प्रेजेंट करते हैं, जहां ए कैप, बी कैप और सी कैप 3 आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, तो कुछ इस तरह से वो प्रेजेंटेशन हमारे सामने आएगा। और ऐसे में इन तीनों कंपोनेंट को आर वेक्टर के रिजोल्यूशन वेक्टर्स के रूप में माना जाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में चुने हुए ये तीनों वेक्टर आर वेक्टर के रिजॉल्व वेक्टर्स हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप आर वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर, बी वेक्टर या सी वेक्टर की डायरेक्शन में कैलकुलेट करें तो यह जरूरी नहीं है कि उन प्रोजेक्शन वेक्टर्स का वैल्यू भी एग्जैक्टली यही आए। ये आप समझ सकते हैं, आपने इस एग्जाम्पल में भी देखा है कि आर वेक्टर के रिजॉल्व्ड वेक्टर्स हमने एक्स ए और वाई बी के रूप में कंसीडर किए, लेकिन जब आर वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाला गया ए कैप की डायरेक्शन में तो वो डिफरेंट आया। ठीक इसी प्रकार 3D केसेस में भी रिजोल्यूशन वेक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि जब रिजल्टेंट वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाला जाए उन 3 डायरेक्शंस में जिनमें आपने रिजोल्यूशन बनाए हैं तो प्रोजेक्शन वेक्टर डिफरेंट आए। लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रखें कि अगर आप ये कंपोनेंट आई, जे और के की डायरेक्शन में क्रिएट करते, यानी अगर आप आर वेक्टर के 3 रिजोल्व वेक्टर एक्स आई, वाई जे और जेड के बनाते, तो इस केस में जब आप आर वेक्टर का प्रोजेक्शन कैलकुलेट करते रिस्पेक्टिवली आई, जे, के डायरेक्शन में, तो वो सेम यही 3 वेक्टर प्रोजेक्टेड वेक्टर के रूप में आपको मिलते। सो ये बात हमेशा याद रखें कि जब जब आप ऑर्थोगोनल ट्रेड यूज करेंगे, आप आई, जे, के वेक्टर यूज करेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स यूज करेंगे, तब तब आपके वेक्टर के रिजोल्यूशन से बने वेक्टर और प्रोजेक्शन से बने वेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप रैंडम डायरेक्शन में रिजोल्यूशन करेंगे किसी वेक्टर का, तो रिजोल्यूशन से बना वेक्टर और प्रोजेक्शन से बना वेक्टर डिफरेंट होंगे। सो इस तरह से
3D में किसी वेक्टर को प्रेजेंट किया जा सकता है। एक बात यहां पर और समझे कि अभी इस प्लेन में एक्स आई कैप और वाई जे कैप के रिजल्टेंट को आर वेक्टर मान के जब मैंने उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया तो वो √x² प्लस y² आया, और इस वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से इस एरो से शो किया जा रहा है। सो ध्यान दें कि अगर इस प्लेन में इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को मैं आर कैप से प्रेजेंट करूं और इसके मैग्नीट्यूड को इस तरह लिखूं और ये मानूं कि ये एक्स आई प्लस वाई जे वेक्टर इसी प्रेजेंटेशन से दिए जा रहे हैं, तो आर वेक्टर को लिखा जा सकता है √x² प्लस y² आर कैप प्लस जेड के कैप। एक कंफ्यूजन और दूर करें, क्योंकि इसमें भी आर वेक्टर यूज हो रहा है और इसमें भी आर वेक्टर, तो कई बार स्टूडेंट ये कंफ्यूजन करता है कि सर ये दोनों सेम है क्या। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस नोटेशन को चेंज कर रहा हूं ताकि किसी प्रकार का प्रॉब्लम मन में न रहे स्टूडेंट के। ये एक डिफरेंट वेक्टर है जिसे मैंने 3D स्पेस में बनाया है, जबकि ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप वेक्टर मैंने प्लेन पे बनाया है। प्लेन पे बनाए हुए इस वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की हेल्प से कुछ इस तरह से लिख दिया गया है। अब इस तरह से प्रेजेंट करने के बाद आप ध्यान दें कि अगर आई और जे की हेल्प से ये वेक्टर बनाया गया है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इन दोनों एक्स आई कैप और वाई जे कैप का रिजल्टेंट भी इसी प्लेन पे लाई करेगा, और अगर ये इसी एक्स वाई प्लेन पे लाई करेगा तो जेड के कैप वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। सो आप ये कह सकते हैं कि आर कैप और जेड कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ऐसी कंडीशन में अगर मैं एक नया डायग्राम तैयार करूं इसी के पैरेलल, तो मैं इस वेक्टर को x² प्लस y² आर कैप और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर को जेड के कैप से प्रेजेंट कर सकता हूं। आप ध्यान देते रहे कि अब ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस को प्रेजेंट नहीं कर रही है। पहले मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए इस ट्रायंगल का यूज किया और प्लेन पर आई और जे के बीच में इनकी रिजल्टेंट डायरेक्शन को पता लगाया। अब आर कैप डायरेक्शन में इस मैग्नीट्यूड के निकल जाने के बाद मैं आर कैप और जेड कैप के बीच में कैलकुलेशन कर रहा हूं। सो अब इस आर कैप और के कैप वेक्टर जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं का रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने ये कंस्ट्रक्शन तैयार किया है, और आप ये समझते हैं कि ये आर कैप और के कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। आप ये भी ध्यान रखें कि अब आर कैप एक्स एक्सिस नहीं है, आर कैप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिजल्टेंट में बनी डायरेक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। सो इस केस में इस डायरेक्शन में बने वेक्टर को मैं आर वेक्टर के रूप में डिफाइन कर सकता हूं, और अब अगर मैं एक बार फिर से इसमें पाइथागोरस अप्लाई करूं ताकि मैं इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को पता कर सकूं, तो जो मैग्नीट्यूड आएगा एक बार समझे, मैं पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूं तो ये बनेगा अंडर बेस का स्क्वायर करने से इसका अंडर कैंसिल हो जाएगा, प्लस z² इस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसे ही होना चाहिए ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसे मैं आर वेक्टर मॉड से प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर आप ध्यान दें कि इस तरह का सिंबल किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। सो इसे हम मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर के रूप में पढ़ते हैं। सो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया है √x² प्लस y² प्लस z²। तो आगे से आप डायरेक्ट ध्यान में रखें कि जब कभी आपको 3 डायमेंशन में किसी वेक्टर का मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है तो भी स्टेप वही है जो 2 डायमेंशन में होता है, यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम आपने 2 डायमेंशनल प्लेन पे अप्लाई किया था आप उसे 3 डायमेंशनल स्पेस में भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरह से 3 डायमेंशन में भी पाइथागोरस के 3D फॉर्मेट को यूज किया जा सकता है। इसे मैं पाइथागोरस का 3D फॉर्मेट कह रहा हूं, आप ध्यान दें। सो इस तरह से किसी 3 डायमेंशनल वेक्टर का रिजल्टेंट भी निकाला जा सकता है, लेकिन जो पॉइंट इससे पहले मैंने बताया उस पर ध्यान रखें कि 3 डायमेंशन में भी अगर आपने रिजोल्यूशन किया है आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस में, आपने किसी वेक्टर को रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया है, तो उस कंडीशन में जब आप रिजल्टेंट वेक्टर के प्रोजेक्शंस निकालेंगे उन्हीं 3 डायरेक्शंस में, तो वो प्रोजेक्शंस
और जो रिजोल्यूशन से बने वेक्टर हैं वो डिफरेंट होंगे। केवल आई जे के को इस्तेमाल करने के केस में, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को इस्तेमाल करने के केस में आई जे के को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आई जे के का मीनिंग भी चेंज हो सकता है। सो हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शंस बोलना चाहिए। सो जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं किसी वेक्टर के, तो उस केस में रिजोल्यूशन से बने वेक्टर और प्रोजेक्शन से बने वेक्टर सिमिलर हो जाते हैं। सो इस तरह से यूनिट वेक्टर को समझा जा सकता है, जो कि किसी डायरेक्शन को प्रेजेंट करने का काम करता है केवल। इसके अलावा 3 डायमेंशन में और 2 डायमेंशन में किस तरह से मॉड्यूलस को कैलकुलेट किया जाए, हमने इस पे चर्चा की। एक बात पे और ध्यान दें कि अगर हमको किसी रैंडम डायरेक्शन में किसी यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना हो और हमें यह बताया गया है कि वो डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, तो कैसे इसे कैलकुलेट किया जाएगा एक बार आप समझें। मान लीजिए इस आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर तैयार करना है। मैं इस यूनिट वेक्टर को आर कैप से प्रेजेंट कर रहा हूं और यह बताया गया है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से यह यूनिट वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है। यहां पर डिस्कशन के लिए मैं एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को आई कैप और वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को जे कैप मान रहा हूं। तो ध्यान दें, इस प्रॉब्लम को आप सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसे एक 1 यूनिट मैग्नीट्यूड लेंथ की लाइन मानते हुए अगर हम इस लाइन के लेंथ का प्रोजेक्शन निकालें इन 2 डायरेक्शंस में, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली कॉस थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के। आप ध्यान दें कि अगर मैं इसे यूनिट वेक्टर मान रहा हूं तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, और इस ट्रायंगल में कॉस थीटा अप्लाई करने पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला यूज करके बेस को 1 cos थीटा पता किया जा सकता है, और इसी प्रकार साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करके परपेंडिकुलर की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। और अब आप समझते हैं कि आई और जे के टर्म में अगर इस आर वेक्टर को रिजोल्व कर दिया जाए तो इसे लिखा जा सकता है आर कैप इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। सो अगर आप किसी वेक्टर को परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजोल्व करके लिखना चाहते हैं तो उसे सिंपली आई और जे की हेल्प से कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकेगा। तो किसी भी डायरेक्शन को एक प्लेन में आई और जे के टर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, यानी प्लेन के किसी भी वेक्टर को आई और जे यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से लिखा जा सकता है। एक बात और ध्यान दें, यहां पर मैंने आई और जे 2 परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को यूज किया है आर को प्रेजेंट करने के लिए, तभी प्रेजेंटेशन ऐसा आया है। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल ना करें। कोई स्टूडेंट ऐसा कर सकता है कि किसी वेक्टर आर को प्रेजेंट करने के लिए वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में चुने हुए वेक्टर्स को यूज करे। अगर आप इस यूनिट वेक्टर को इस वेक्टर और इस वेक्टर की हेल्प से लिखना चाहें और आप इन 2 डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर को ए कैप और बी कैप के रूप में डिफाइन करें, तो क्लियरली इस लेंथ को मेजर करके अगर आप इसकी लेंथ को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और इस लेंथ को मेजर करके आप बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो इस केस में कैप वेक्टर आर कैप को आप एक्स ए कैप और वाई बी कैप के रूप में लिख पाएंगे। यहां पर आने वाले एक्स और वाई अब इस केस के लिए कॉस थीटा और साइन थीटा नहीं होंगे। तो कभी कंफ्यूजन न करें, बिल्कुल इजी रहे कि जब आप ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस में प्रोजेक्शन करते हैं तो वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि किसी अदर डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाया ही नहीं जा सकता है। आप रैंडम डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर पिक करके भी किसी यूनिट वेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे केस में आपको जिन वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक बार आप उन्हें समझें, जिन वेरिएबल्स की हेल्प से इस केस को एक्सप्लेन किया जा सकेगा, एक बार आप उसे समझें। अगर इस रैंडम केस में आपको इस एंगल की वैल्यू अल्फा और इस एंगल की वैल्यू बीटा दे दी जाए और आपसे यूनिट वेक्टर आर कैप को प्रेजेंट करने के लिए कहा जाए, तो आप इस वेक्टर की लेंथ को 1 कंसीडर करके इस ट्रायंगल में साइन फॉर्मूला अप्लाई करके इस एक्स और वाई की वैल्यू को पता लगा सकते हैं। इस केस में एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएंगी, एक बार आप समझें।
एक बार आप पहले साइन फॉर्मूले को समझें कि साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर आप किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जानते हैं, यहां पर आप ध्यान रखें कि अगर ये एंगल अल्फा और ये बीटा डिफाइन किया गया है तो इस थर्ड एंगल को पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। और अब हम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल जान चुके हैं, तो ऐसे में अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा अपॉन वाई इक्वल टू साइन बीटा अपॉन एक्स इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1। इस साइड की वैल्यू 1 है, इसीलिए इसे 1 लिखा गया है। और अब अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो यह बनेगा साइन अल्फा अपॉन वाई इक्वल टू साइन बीटा अपॉन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1। साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा के बराबर होता है, उस फॉर्मूले का यहां पर यूज किया गया है। और अब अगर इस सेकंड थर्ड टर्म को यूज करके एक्स का वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो वो वैल्यू होगा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और y कंपोनेंट का वैल्यू आएगा फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। सो इस तरह से अगर x और y की ये वैल्यू में इस एक्सप्रेशन में यूज करूं तो इस रैंडम केस में भी आप यूनिट वेक्टर किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे। ये होगा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा ए कैप प्लस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा बी कैप। तो ये फॉर्मूला उस केस में आप अप्लाई करेंगे जब आपको किसी रैंडम डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बनाने को कहा गया हो, लेकिन जिन यूनिट वेक्टर्स की हेल्प से इसे बनाने को कहा गया है वो यूनिट वेक्टर भी परपेंडिकुलर न हो। तो सिंपली समझें, ये केस देखा जाए तो इस केस का सुपर केस ही है, क्योंकि इस केस में अल्फा और बीटा के प्लेस में अगर थीटा और 90 माइनस थीटा पुट कर दिया जाए तो ये केस और ये केस सिमिलर हो जाएंगे। आइए हम इसके सुपर केस के रूप में इस केस को देखते हैं। ऐसा करने के लिए मैं अल्फा की वैल्यू को थीटा और बीटा की वैल्यू को 90 माइनस थीटा अप्लाई कर रहा हूं। आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन के केस में ये एंगल 90 होना चाहिए, सो इसे 90 माइनस थीटा होना चाहिए। सो अल्फा और बीटा की वैल्यू रखने के बाद हमें मिलेगा साइन बीटा यानी साइन 90 माइनस थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और आप समझते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 आना चाहिए, सो इसे मैं 1 लिख रहा हूं ए कैप प्लस साइन अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन साइन 90 यानी 1 बी कैप। और चूंकि ये प्रोजेक्शन अब आपने आई और जे डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है तो मैं इस ए वेक्टर को आई वेक्टर और बी वेक्टर को जे वेक्टर लिख दे रहा हूं। और अब आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन इसी वेक्टर के जैसा बन चुका है। तो आप समझे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमें चाहिए आर्बिट्रेरीली वो ये है। आप इसे याद करें क्योंकि ये सुपर केस भी इस केस के अंदर आपको मिल जाएगा। सो किन्हीं भी दो रैंडम डायरेक्शंस को अगर एक प्लेन में पिक कर लिया जाए तो उनकी हेल्प से उस प्लेन का कोई वेक्टर अब हमसे बच नहीं सकता। उस प्लेन के सारे वेक्टर अब ये वेक्टर कवर कर लेगा। किसी भी अल्फा और बीटा के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ये फॉर्मूला प्लेन की सारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। एक बार यूनिट वेक्टर बनाने की इस प्रोसेस को हम 3D में समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दें कि जब हम 3D में इस केस को रिजॉल्व करेंगे तो हमें आई वेक्टर जे वेक्टर के साथ साथ के वेक्टर की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब जनरली समझें कि अगर हम आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर की डायरेक्शंस को यूज करके किसी रैंडम डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखना चाहें तो क्या स्टेप्स होंगे आप समझें। मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है 3 कंपोनेंट के फॉर्म में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो चूंकि आप एक यूनिट वेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि एक यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को 1 आना चाहिए, और अगर हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इस वेक्टर के लिए यूज करें तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए √x² प्लस y² प्लस z²। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब चूंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, सो ये बात क्लियर हो जाती है कि इस वेक्टर को प्रेजेंट करते समय
चुने गए एक्स वाई जेड के स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। सो इस कंडीशन को फॉलो करने वाले कोफिशिएंट्स हमें पिक करने होंगे किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए। अब यहां पर ध्यान दें कि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में किसी वेक्टर को बनाने के लिए जिन कोफिशिएंट्स को यूज किया जाता है उन्हें हम मैथमेटिक्स में डायरेक्शन कोसाइंस के नाम से जानते हैं। सो अगर मैं 3 डायरेक्शन कोसाइंस को किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन के लिए LMN से प्रेजेंट करूं, जो कि स्टैंडर्ड सिंबल है, तो मैं इस यूनिट वेक्टर को लिख पाऊंगा LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, और ये LMN इस रूल L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 को फॉलो करेंगे। इस प्रकार किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर आपको लिखना है तो आपको उस डायरेक्शन के तीनों डायरेक्शन कोसाइंस मालूम होने चाहिए। सो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन मालूम होने पर आप किसी भी डायरेक्शन के वेक्टर को प्रेजेंट कर पाएंगे। सो जिस तरह से 2D में किसी वेक्टर को बनाने के लिए हमें उस डायरेक्शन का एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ एंगल पता लगाना होता है, ठीक उसी प्रकार 3D में किसी वेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए उसके डायरेक्शन कोसाइंस पता लगाने होते हैं। थोड़ा और क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप कुछ ऐसे समझें इस बात को तो ये और सिंप्लीफाइड हो जाएगी। ध्यान दें कि अगर कोई वेक्टर कुछ इस तरह से ओरिएंटेड है कि उसका एक्स वाई प्लेन में बनाया गया प्रोजेक्शन इस वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ग्राउंड पर एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो इस अल्फा और बीटा को यूज करके आप तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। एक बार कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, फिर से एक बार समझें कि अगर 1 मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर ग्राउंड एक्स वाई प्लेन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो क्लियरली जो कंपोनेंट ग्राउंड पर प्रोजेक्ट होगा वो 1 cos अल्फा और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा उसे 1 sin अल्फा होना चाहिए। सो 1 sin अल्फा को मैं k कैप की डायरेक्शन में लिख दे रहा हूं, आप ध्यान देते रहें। अब आगे ध्यान दें कि जो 1 cos अल्फा ग्राउंड पे प्रोजेक्ट हुआ था, एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट हुआ था, अगर मैं उस 1 cos अल्फा के बीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ मानते हुए फिर से 2 प्रोजेक्शन बना दूं तो एक प्रोजेक्शन 1 cos अल्फा cos बीटा होगा जबकि दूसरा 1 cos अल्फा sin बीटा। सो कंप्लीटली इसे लिखा जा सकेगा 1 cos अल्फा cos बीटा I कैप प्लस 1 cos अल्फा sin बीटा J कैप प्लस 1 sin अल्फा K कैप। सो कुछ इस तरह से अल्फा और बीटा मालूम होने पर आप वेक्टर को लिख पाएंगे। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर आप इन तीनों कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये 1 ही आएंगे क्योंकि वेक्टर की लेंथ को 1 मान के ही ये प्रोजेक्शन बनाए गए हैं। सो आप इस तरह से भी किसी वेक्टर को प्रेजेंट कर पाएंगे ऐसी डायरेक्शन के लिए जिसमें आपको दोनों एंगल पता हो। यानी अगर आपसे कहा जाता है कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए घूम जाइए एक्स वाई प्लेन में और उसके बाद इस प्लेन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाते हुए वर्टिकल डायरेक्शन में चले जाइए और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमें बताइए, तो आपको अल्फा की जगह 60 और बीटा की जगह 45 अप्लाई करके इस यूनिट वेक्टर को पता लगाना होगा। तो ध्यान दें, इसको ऐसे समझ लें कि यही 3 वैल्यूज जब हम 3D में एक्सप्लेन करते हैं तो बिना अल्फा बीटा को बताए इन्हें ही L, M और N के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस को पता लगाया जा सकता है। और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखें कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम करने पर हमेशा 1 आना चाहिए। तो इस तरह से इस 3D स्पेस के किसी भी डायरेक्शन में बनाए गए यूनिट वेक्टर को उसके 3 ऑर्थोगोनल कंपोनेंट के रूप में लिखा जा सकता है। सो किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर कंपोनेंट बना के ब्रेक किया जा सकता है तो इस तरह का प्रेजेंटेशन बहुत इजी बना देगा उन प्रॉब्लम्स को जिनमें हम कई वेक्टर्स को ऐड करना चाहेंगे मैथमेटिकली और हम कई वेक्टर्स के रिजल्टेंट को कैलकुलेट कर पाएंगे।
कैसे करना होगा एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। मान लीजिए इन सभी जानकारियों को कलेक्ट करने के बाद अपने इतने डिस्कशन में हम यूनिट वेक्टर के बारे में, किसी यूनिट वेक्टर को आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में बनाने का तरीका और मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के तरीके समझ चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि प्रोजेक्शन और रिजॉल्व्ड पार्ट दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, और हम ये भी जानते हैं कि किन किन कंडीशंस में इन दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। अब ये सारी जानकारियां पिक करने के बाद अगर मुझे ये कहा जाता है कि आपको कुछ इस तरह से 3 वेक्टर्स दिए जा रहे हैं जिनका एक्स एक्सिस के साथ एंगल θ1, θ2 और θ3 है, और इनका मैग्नीट्यूड R1, R2 और R3 है, और आपको इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो अपने इस कंसेप्ट के बेस पे IJK ऑर्थोगोनल ट्रेड का यूज करके हम सिंपली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। यह कैसे होगा एक बार आप समझें। अगर आपसे बोला गया है कि इस डायरेक्शन में R1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर एक्स एक्सिस से θ1 एंगल बना के परफॉर्म कर रहा है, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को I वेक्टर और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को J वेक्टर माना जा रहा है, तो आप इस वेक्टर को R1 cos θ1 I कैप प्लस साइन θ1 J कैप के रूप में प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार R2 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को आप R2 cos θ2 I कैप प्लस साइन θ2 J कैप के रूप में, और अपने तीसरे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड R3 है उसे R3 cos θ3 I कैप प्लस साइन θ3 J कैप के रूप में लिख पाएंगे। सो इस तरह से इन तीनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को प्रेजेंट किया जा सकेगा। और अब अगर हम I के कोफिशिएंट एक तरफ कर लें और J के कोफिशिएंट अलग कर दें, तो I और J के कोफिशिएंट को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट लाइन में ये क्वेश्चन एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर ध्यान दें, मैं वेरिएबल्स में बता रहा हूं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आउटकम लिख दिया। जब आप किसी प्रॉब्लम में इसे अप्लाई करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये एक न्यूमेरिकल नंबर होगा, ये सभी नंबर्स होंगे। तो सारे नंबर्स होने के कारण आप I के सारे कोफिशिएंट को सम करके रिजल्टेंट X निकाल पाएंगे। इसी प्रकार आप J के कोफिशिएंट को भी पता लगा पाएंगे, और फाइनली जब आपको यह R वेक्टर मालूम चल जाएगा तो इसके मॉड्यूलस को या इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करना आपके लिए आसान होगा। सो इस तरह से आप IJ मेथड यूज करके सिंपली इन कैलकुलेशंस को कर पाएंगे। इस मेथड का बेनिफिट उन केसेस में ज्यादा समझ में आता है जहां आपको 2 से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना होता है। आप जानते हैं कि 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए जो रिजल्टेंट फॉर्मूला बनाया गया है √p² + q² + 2pq cos θ, वो भी कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आपको 10 वेक्टर देके उनका रिजल्टेंट निकालने को कहा जाए तो रिजल्टेंट फॉर्मूला मेथड से इसे सॉल्व कर पाना काफी कमबरसम होगा। तब उस केस में IJ मैथमेटिकल मेथड का यूज करके आप इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। सो इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और आउटकम पता लगा सकते हैं। कुछ बातें वेक्टर्स के बारे में और समझें कि जब हम किसी वेक्टर को xi कैप प्लस yj कैप फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और इसे किसी अदर वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप के इक्वल बताते हैं, तो इसका सीधा अर्थ यह होता है कि x का मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है और y का मैग्नीट्यूड 3 के बराबर है। मैं यह बोलना चाहता हूं कि हर वेक्टर एक यूनिक वेक्टर होता है और वो केवल अपने ही इक्वल हो सकता है, और यही वजह है कि हम x को 2 से कंपेयर करके और y को 3 से कंपेयर करके इन दोनों को इक्वल कर देना चाहते हैं। यहां पर आप क्लियर समझें कि कभी अगर एग्जाम में आपसे यह बोला जा रहा है कि xi कैप इक्वल टू yj कैप गिवन है और आप xy की वैल्यू हमें बताइए, तो आप समझें कि कोई भी वेक्टर अपने आप में यूनिक होता है और उसके जैसा बस वो ही होता है। तो ऐसा सोचने पर जब आप इसे xi कैप प्लस 0j कैप लिखेंगे और इसे 0i कैप प्लस yj कैप लिखेंगे, तो क्लियरली इस कंसेप्ट से आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि इस कंडीशन में x और y दोनों को 0 होना चाहिए।
कोई भी वेक्टर यूनिक होता है और वो केवल अपने ही इक्वल होता है। एक बात पर और ध्यान दें कि जब हम किसी वेक्टर को 3i कैप प्लस 4j कैप से प्रेजेंट करते हैं तो 3i कैप प्लस 4j कैप से प्रेजेंट किया जाने वाला यह वेक्टर स्पेस में इसके पैरेलल और इसी मैग्नीट्यूड के किसी भी वेक्टर के रूप में बनाया जा सकता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप स्पेस में 3i कैप प्लस 4j कैप नाम से कई वेक्टर देख सकते हैं, लेकिन आप ये हमेशा ध्यान दें कि उन सभी का मैग्नीट्यूड एक बराबर होगा और उनकी डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी होगी। यानी किसी वेक्टर को स्पेस में शिफ्ट किया जा सकता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, लेकिन यह बात ध्यान रख के कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए। यानी 3i कैप प्लस 4j कैप वेक्टर के नाम से कई वेक्टर स्पेस में बनाए जा सकते हैं, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। आप इस बात को समझें कि अगर एक वेक्टर ए बी डेवलप करके मैं उसके सेंटर पॉइंट को ओ से डिफाइन करूं और अगर ऐसे में ए वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बोला जा रहा है तो जो प्रेजेंटेशन आप ए ओ वेक्टर के लिए तैयार कर रहे हैं वही प्रेजेंटेशन ओ बी वेक्टर के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ओ के मिड पॉइंट होने के कारण ए ओ का लेंथ ओ बी के बराबर है और डायरेक्शन दोनों की सिमिलर है। एक बात यहां पर और बता देना चाहूंगा कि आप जल्दीबाजी में इसे बी ओ ना लिखें, क्योंकि ऐसा करने से इस वेक्टर का ओरिएंटेशन बदल जाएगा और उस कंडीशन में यह वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के निगेटिव के बराबर आ जाएगा। सो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप इस स्पेस में एक वेक्टर को उसकी पोजीशन से शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यह बात भी हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी वेक्टर अपने आप में यूनिक होता है और उसे केवल उससे ही कंपेयर किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप 1i कैप प्लस 2j कैप के बराबर है तो यह तभी पॉसिबल है केवल और केवल जब x 1 के बराबर हो और y 2 के बराबर हो। किसी अदर कंडीशन में इन दोनों को इक्वल नहीं कहा जा सकता। कोई वेक्टर केवल अपने ही बराबर हो सकता है। सो दिस इज नोन एज यूनिकनेस ऑफ वेक्टर एंड यू कैन शिफ्ट द पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर in a space in any other position without changing its direction and magnitude। तो ये हमारे रिजोल्यूशन और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स पर एक सिंपल सा डिस्कशन और एक ऐसी मेथड इस क्लिप के माध्यम से हमने सीखी है जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को जिसको आज तक पॉलीगॉन लॉ लगा के हम ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर रहे थे मैथमेटिकली सॉल्व कर पाएंगे। सो इस तरह से इन स्टेप्स को लगा के किसी भी वेक्टोरियल प्रॉब्लम को किसी भी डायरेक्शन के वेक्टर को प्रेजेंट करके रिजल्टेंट सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।